अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम खबर ला रहे हैं, एक तो जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं उनसे जो मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की, उसके हम आपको तफसीलात देंगे कि ये मुलाकात क्यों हुई, किस तनाजुर में हुई, कहाँ पर हुई, कब हुई। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे जो अब इलेक्शन कमीशन ने बिल्ली थैले से निकाल दी है कि इलेक्शन डिले हो रहा है, इसमें भी क्या मैच फिक्सिंग है, वो ज़रा वो भी आपको बताएंगे। जबकि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स आए हैं, जो आप कह लें कि जो तकरीबन 19-20 लोग बनते हैं, ये बड़े दिलचस्प है। इसमें कुछ दिलचस्प नाम और उनके कुछ दिलचस्प पोर्टफोलियोज़ आपको बताएंगे, और अब किस तरह से इस कैबिनेट को और इस इंटरम सेटअप को टफ टाइम मिलेगा, वो बड़ा दिलचस्प है। जो एक गेम इन्होंने खेली है, लेकिन एक गेम अब जवाबी खेली जाएगी, वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए, जो ये इंटरम गवर्नमेंट है, ये वजूद में तो आ गई है, ठीक है। इसमें बड़े दिलचस्प जो महकमे कुछ दिए गए हैं। जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, जो फ़ौज की चॉइस हैं, अनवरुल्लाह काकड़ साहब, तो उनको मिला है, उन्होंने अपने पास जो रखे हैं प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी, कैबिनेट डिवीज़न अपने पास रखा है, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न अपने पास रखा है, नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न अपने पास रखा है, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन अपने पास उन्होंने रखी है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सेक्रेटरीट उन्होंने अपने पास रखा है, नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न अपने पास रखा है, सैफरॉन अपने पास रखा है, एग्रीकल्चर, सारी बात है, फ़ौज का एग्रीकल्चर में बहुत दिलचस्पी है तो वो भी उन्होंने अपने पास रखा है, फूड सिक्योरिटी, पावर्टी एलिवेशन ये भी इनके पास है, हाउसिंग एंड वर्क्स भी इन्हीं के पास होगा। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने पास उहदे रखे हैं। जबकि जलील अब्बास जिलानी साहब, ये सिर्फ फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर होंगे। जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के होंगे। सरफराज बुगटी साहब, ठीक है, एक और फ़ौज के की आदमी, बलूचिस्तान में जो कुछ होता है, जो आज बदअमनी है, ठीक है, उसमें एक बड़ा की रोल है इनका। रहे तो ये वहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, लेकिन जो शफीक मेंगल के साथ आप इनकी तस्वीर देखें तो आपको इनकी और जो ये है अनवरुल हक काकड़, इनकी असल औकात पता चलेगी कि ये क्या लोग हैं और किस लिए लाए गए हैं। तो बलूचिस्तान को तो हमने बहुत अच्छा पैगाम दिया है, बलूच यूथ को, बलूच लोगों को, कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या अहमियत रखता है, ठीक है। हम उनको खूब कौमी धारे में लाए हैं। हमने मुल्क टूटने से बचाने की बहुत अच्छी कोशिश की है ये इन दोनों को लाकर, ठीक है। तो यकीनन जो बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद सेंटिमेंट है, उसको खूब हवा दी है पाकिस्तानी फ़ौज ने खुद ही, और अब कल को तालियां बजा रहे होंगे तो ज़रूर देखिएगा। तो एनीवे, फिर जो डिफेंस के मिनिस्टर हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर साहब। ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थी इमरान खान साहब की, उसमें भी ये थे, उसके कुछ चेयरमैन शेयरमैन टाइप। तो इनको नवाजा गया है। फिर अहमद इरफान आलम साहब, इनको लॉ एंड जस्टिस यानी कि लॉ मिनिस्टर का अहदा भी दिया गया है, नेशनल रिसोर्सेज का महकमा भी दिया गया है, क्लाइमेट चेंज एंड वाटर का महकमा भी दिया गया है। इरफान हैदर साहब, सॉरी, ये अहमद इरफान असलम साहब का बैकग्राउंड बड़ा दिलचस्प है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफिस में जो इंटरनेशनल लिटिगेशन थी उस डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं। कुलभूषण के केसेस से लेकर रिकॉर्डिक तमाम केसेस में इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। कॉम्पिटेंट आदमी है बतौर लॉयर तो, लेकिन ये किसी भी सियासी धड़े से ताल्लुक़ नहीं रखते, सिर्फ एक बड़े सियासी धड़े से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पाकिस्तानी फ़ौज है, उनके बहुत करीब हैं। लेकिन इनको लाकर एक बहुत बड़ी गलती फ़ौज ने की है, वो हम आपको बताते हैं वो क्या है। इसके अलावा जो एनर्जी एंड पावर एंड पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री है, ये मोहम्मद अली साहब को दी गई है। फाइनेंस एंड रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर्स, स्टैटिस्टिक्स और प्राइवेटाइजेशन, ये
मिसिस शमशाद अख्तर साहिबा जो स्टेट बैंक की गवर्नर भी साबिक रही हैं, इनको दिया गया है। पाकिस्तान के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं गौहर एजाज साहब, उनको कॉमर्स, टेक्सटाइल, इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन की वजारत दी गई है। आईटी के एक और बड़े नाम और एक्सपर्ट, बड़े इनोवेटिव इंसान हैं डॉक्टर उमर सैफ साहब, उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम एंड साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत दी गई है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का महकमा दिया गया है समी सईद साहब को। नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर का महकमा दिया गया है जमाल शाह साहब को। फिर फेडरल एजुकेशन, नेशनल हारमनी और यूथ अफेयर्स का महकमा दिया गया है मदद अली सिंधी साहब को। फिर नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड रेगुलेशन एंड कंट्रोल का महकमा दिया गया है डॉक्टर नदीम जान साहब को। फिर ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट का महकमा दिया गया है खलील जॉर्ज साहब को। फिर रिलीजियस अफेयर्स, हज, हालांकि इनके दौर में वैसे तो हज नहीं आना, लेकिन चले दे दिया गया। और इंटरफेथ हारमनी का महकमा दिया गया अनीक अहमद साहब को। कम्युनिकेशन, रेलवे, पोस्टल सर्विसेज, पोर्ट्स, मैरीटाइम का महकमा दिया गया है कैप्टन रिटायर्ड शाहिद अशरफ तारड़ साहब को। फिर एडवाइज़र्स जो लिए हैं उन्होंने एविएशन पर उन्होंने लिया एयर मार्शल रिटायर्ड फरत हुसैन साहब को। इस्टेब्लिशमेंट पर उन्होंने लिया है आहद चीमा साहब को, यानी कि ब्यूरोक्रेसी के लिए। फाइनेंस पर उन्होंने लिया है एडवाइज़र वकार मसूद साहब को। फिर स्पेशल एडवाइज़र्स टू प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट पर मिशाल हुसैन मलिक साहिबा हैं। ये यासीन मलिक साहब जो भारतीय जेल में उम्र कैद काट रहे हैं, उनकी अहलियाँ हैं। इसी तरह ओवरसीज़ के ऊपर इन्होंने स्पेशल एडवाइज़र लिया है जवाद सोहराब मलिक साहब को। मैरीटाइम पर वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार राव साहब को। टूरिज़म पर वसी शाह साहब को। गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस और SIFC पर इन्होंने लिया है डॉक्टर जहाज़ेब खान साहब को। एजुकेशन एंड नेशनल हारमनी पर इन्होंने लिया है सईदा आरफा जहरा साहिबा को। तो ये तो कैबिनेट है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो है वो हम आपको बताएंगे इरफान असलम साहब के बारे में, जो कि लॉ मिनिस्टर अब होंगे इस हुकूमत के। चीज़ ये है कि अब इनको लाने से एक बहुत बड़ा काम ख़राब कर लिया है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने। पहले तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास आप देखिए, जब फ़रोग नसीम भी एक उस तरह से सियासी धड़े के वकील नहीं थे, ठीक है, तो उनकी दौर में जो वकला बरादरी थी वो मैनेज नहीं हो सकी। और जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा केस के दौरान जनरल फैज़ हमीद ने और जनरल कमर बाजवा ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन तमाम वकला जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के साथ खड़े हुए और फ़रोग नसीम उनको मैनेज नहीं कर सका। ठीक, ये तो अल्लाह भला करे, PDMI और आसमा जहांगीर ग्रुप के आज़म नज़ीर तारड़ आ गए लॉ मिनिस्टर। आज़म नज़ीर तारड़ ने बड़ी टिका के पूरी की पूरी वकला बरादरी को फ़ौज के आगे बेचा, उनको मैनेज किया। बड़ी से बड़े इश्यूज़ आए, वकला बरादरी नहीं खड़ी हुई। ठीक है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हों, कुछ भी हों, फ़ौज ने सियासत में जितना मर्जी इंक्रोच करना था किया, अदलिया की रिट ख़त्म की, सब कुछ किया, लेकिन वकला ने पोजीशन नहीं ली। क्यों? क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ सबको मैनेज कर रहे थे, ओहदे ऑफ़र कर रहे थे। एहसन भून साहब को कह रहे थे कि मैं आपको इंटरिम सेटअप में लॉ मिनिस्टर बनवाऊंगा, उनको भी साथ मिलाया हुआ था, और लोगों से वादे मिला के खिला पिला के सबको उन्होंने सेट रखा हुआ था, और ख़ुद भी उन्होंने खूब अपने आप को सेट किया। अब अगली उनकी कई नस्लों को अगर वो लॉ प्रैक्टिस ना भी करें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह, आपको पता ना फ़ौज के साथ वो रह के तो उन्होंने खूब काम डाला ना। ठीक है, आसमा जहांगीर के असूल बेच दिए, आसमा जहांगीर साहबा की कब्र बेच दी, आसमा जहांगीर साहबा के तमाम का तमाम जो किया कराया था उसको आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने खूब टिका के बेचा, और लायर्स ने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो आसमा जहांगीर ग्रुप से थे, उनके पास पाकिस्तान बार कौंसिल में भी 23 में से 18 मेंबरान आसमा जहांगीर ग्रुप के थे, तो उन्होंने खूब तरीके से सब कुछ मैनेज किया। अब आ गए हैं वो एहसन भून साहब को नहीं दी गई वजारत लॉ मिनिस्ट्री, तो सारी बात है अब
एहसन भून साहब भी दुखी होंगे, और अब तो आज़म नज़ीर तारड़ को वो घास नहीं डालेंगे। तो अब मामला आ गया है अगले इलेक्शन का, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट बार तो चैलेंज कर ही चुकी है सुप्रीम कोर्ट में ये इलेक्शन, ठीक है, कि ये इलेक्शन में डिले कैसे किया जा रहा है, और काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट ने कैसे नई हल्का बंदियों का कह दिया, नए मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शन का कह दिया। तो आप उस काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट के जो नोटिफिकेशन है उसको कालेदम करार दे के 90 दिन में इंतखाबात का हुक्म दें, यानी कि नवंबर तक मैक्सिमम। अब उसके लिए जारी बात है फ़ौज को लॉयर्स के अंदर से सपोर्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये तो आबिद ज़ुबैरी साहब का ग्रुप तो वो जिसे कहते हैं हामिद खान साहब वाला ग्रुप है, ये तो एंटी आसमा जहांगीर ग्रुप है। तो चलें, इनकी तो समझ आती थी कि इन्होंने इमरान खान साहब के लिए पिटीशन जाके कर दी, लेकिन जिस धड़े से सपोर्ट चाहिए थी उसको जो रिश्वत में ओहदा देना था लॉ मिनिस्टर का, वो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो अब वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। एहसन भून साहब को ज़रा ये बताते हैं कि कुछ और वजारतों की पेशकश की गई कि आप ये वजारत ले लें, वो ले लें, लेकिन वो नहीं माने, लॉ मिनिस्टर इनको दी नहीं गई। और आज़म नज़ीर तारड़ भी अब नहीं है कि वो उनको मैनेज करके देंगे वकील। अब ये अलग बात है कि आज़म नज़ीर तारड़ इस पर भी बारों बार कोई फ़ौज से डील मार के इन तमाम वकीलों को बेच दें तो वो एक अलग चीज़ होगी, ठीक है। तो अब सिचुएशन ये है कि अब वो धड़ा भी टफ टाइम देगा जब ये इलेक्शन आगे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अब देखते हैं कि फ़ौज इस चैलेंज से कैसे निपटेगी। जहाँ तक बाकी रही बात इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन ने आज एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने नई हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया है कि कितने 17 तारीख से ये मामला शुरू होगा, कितने दिनों में सूबाई कमेटियां बनेंगी, कितने दिनों में उनको मैप्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, कितने दिनों में फलां होगा, कितने दिनों में हल्कों की डिलिमिटेशन करते करते उन्होंने कहा जी कि 14 दिसंबर को हतमी फहरिस्त आएगी नई हल्कों की। तो 14 दिसंबर को अगर नए हल्कों की फहरिस्त आएगी तो उसके लिहाज से फिर 14 दिसंबर के बाद फिर इलेक्शन का शेड्यूल आना है। सारी बात है, फिर ही आप कहेंगे ना कि नॉमिनेशन पेपर्स आप इतने दिन में आएंगे, सिंबल इतने दिन में अलॉट होंगे, ये इतने दिन में होगा। तो करते करते बहुत भी हुआ, बहुत भी जल्दी हुआ तो 45 डेज़ में इलेक्शन करवाया जा सकता है। तो उस सूरत में भी जनवरी के एंड या फरवरी के शुरू में इलेक्शन हो रहा होगा, और अगर 60 डेज़ की लिमिट पर जाएंगे तो ये फरवरी के मिड में इलेक्शन हो रहा होगा। तो अब इलेक्शन कमीशन ने तो अपना कार्ड खेल दिया, ठीक है। लेकिन ये कार्ड, बड़ा दिलचस्पी की बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मौजूद चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब से मुलाकात करने के बाद खेला। गुज़िश्ता रोज़ मौजूद चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की 7:30 बजे से लेके शाम रात 9:30 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब के चैम्बर में मुलाकात हुई है। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको तमाम मामला ब्रीफ किया है इलेक्शन का, कि इलेक्शन कब हो सकते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन के पास अब चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो मजबूर है इलेक्शन आगे करने पर, डिलिमिटेशंस क्या हैं, प्लान क्या है। और उन्होंने चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब से उनकी राय मांगी है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने जो मुख्तलिफ वकीलों से ब्रीफिंग दी थी, उन सब ने तो यही कहा कि आपको डिलिमिटेशन पहले करनी पड़ेगी, इलेक्शन आगे जाएगा। लेकिन वो इस मामले में चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब की कंसेंट लेना चाहते थे, क्योंकि चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब के आगे अब ये मामला चैलेंज हो चुका है। तो अगर इलेक्शन कमीशन खुद से डिलिमिटेशन करने की कोशिश करे भी और चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब उसको कालेदम करार दे दें, तो इलेक्शन कमीशन का मामला तो सारा धरा का धरा रह गया, जो सारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने गेम सेट की हुई है। तो उसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने खुद दरख्वास्त की थी मौजूद चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब से मुलाकात के लिए, और वो मुलाकात उन्होंने की। उसके बाद इस नोटिफिकेशन का इजरा जाहिर करता है कि दो में से एक चीज़ हुई है। एक तो यह है कि चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब ने उनसे एग्री किया है और उनको कहा है कि आप बिल्कुल डिलिमिटेशन पहले करें और इलेक्शन बाद में करें, और उनसे ये कंसेंट लेने के बाद उन्होंने आकर नोटिफिकेशन किया। या फिर मौजूद चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब ने कहा है कि आप ये नोटिफिकेशन फौरी करें, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन टेकअप करनी है। तो अगर आपकी तरफ से इलेक्शन की डेट नहीं आई होगी या डिलिमिटेशन का मामला नहीं आया होगा, तो फिर
उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट बार की पिटिशन होगी उसमें फिर मामलात में पेचीदगियाँ पैदा होंगी। तो आप जारी कर दें ताकि हम इस नोटिफिकेशन को भी उसमें बुनियाद बना लें, उनकी पिटिशन भी होगी और फिर हम तमाम जजेस बैठ कर इसके ऊपर फिर हम अपनी राय दे सकेंगे और फिर क्लियर हो जाएगा इलेक्शन कब होना है। तो इस बुनियाद पर ये अब इजरा हो गया है नोटिफिकेशन का। तो अब देखते हैं ये क्या होता है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।